हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। उपसंयोजी यौगिक में किस प्रकार से बंधन बनता है, इसकी प्रकृति को समझाने के लिए वर्नर सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्नर सिद्धांत के बाद यहाँ पे विभिन्न सिद्धांत जो है समय समय पर प्रस्तुत किए, जो उपसंयोजी यौगिक में बंधन किस प्रकार से होता है उसको समझाने के लिए यहाँ पे अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। पहला है संयोजकता बंध सिद्धांत, दूसरा है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, तीसरा है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत और चौथा है अणु कक्षक सिद्धांत। तो पहला है संयोजकता बंध सिद्धांत, इसको देखते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत, इस सिद्धांत को एल पालिंग एवं जे.एल. स्लेटर द्वारा सन 1931 में प्रस्तुत किया गया। यह सिद्धांत संकुल के निम्नलिखित तथ्य पर केंद्रित है। जो संयोजकता बंध सिद्धांत है वो एल पालिंग द्वारा और जे.एल. स्लेटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सन है 1931। ठीक, अब इस सिद्धांत में किन किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है उसको देखते हैं। पहला है केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो केंद्रीय धातु आयन है उसकी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होता है। दूसरा है बंध का प्रकार, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच जो बंध बना है वो कौन से प्रकार का बंध है। तीसरा है संकुल की ज्यामिति, संकुल की जो ज्यामिति है वो किस तरीके से है। चौथा है संकुल के चुंबकीय गुण। ठीक, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या है इसके बारे में इस संयोजकता बंध सिद्धांत में ध्यान केंद्रित किए गए हैं। इन बातों के बारे में हमें जानने को मिलेगा। तो इस प्रकार संयोजकता बंध सिद्धांत के तथ्यों की व्याख्या हम लोग निम्न पद में कर सकते हैं। अगर संयोजकता बंध सिद्धांत के मुख्य अभिगृहीतों की बात करें तो इसमें से पहला है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में अनेक रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं जो लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। जो केंद्रीय धातु आयन होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, उसमें क्या होते हैं, डी कक्षक खाली रहते हैं। डी कक्षक खाली होने के कारण वो जो लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन देता है उसको डी कक्षक क्या कर लेते हैं, अपने में भर लेते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जैसे उदाहरण से देखिए इसको, जैसे कि मान लेते हैं आपका क्रोमियम है NH3 आयन है। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद 4s आएगा, 3p6 4s2, लेकिन 4s के पहले हम लोग 3d को लिखते हैं, है ना। तो 3d को लिख रहे हैं, उसके बाद आएगा 4s, उसके बाद आएगा 4p, है ना। d में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सेंट्रल एटम का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। d में कितना है, 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद s में कितना है, s में 1 है, 3d है, 4s है और ये हो गया आपका 4p। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप लोग 3+ दिया है, यहाँ पे 3+, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमें निकालने हैं। तो यहाँ और यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा 1 2 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयनिक रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाँ कितना बच गया, 1 2 3। यहाँ पे एक कक्षक बचा है और यहाँ पे 3 कक्षक। ठीक, ये 3d का है, ये 4s का है और ये 4p का है। ठीक, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और यहाँ पे ये कक्षक क्या है, खाली है। अब ये कक्षक आपस में क्या करेंगे, ये सभी कक्षक आपस में मिल करके D2sp3 संकरण का निर्माण करेंगे। D2sp3
इस संकरण का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये डी कक्षक क्या है, यहाँ पे खाली है। तो अब इसी खाली कक्षक में जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे आकर के क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। ठीक, तो इसी को बोला जा रहा है कि केंद्रीय धातु आयन में रिक्त डी कक्षक होते हैं जो लिगेंड के द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट में क्या बताया गया है, केंद्रीय धातु आयन में उसकी उपसंयोजक संख्या के तुल्य रिक्त sp एवं d कक्षक परस्पर संकरित होकर समान संख्या में समतुल्य ऊर्जा वाले संकर कक्षक बनाते हैं जिसकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। केंद्रीय धातु आयन में उसकी उपसंयोजक संख्या के तुल्य रिक्त एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक होते हैं जो आपस में संकरित होकर के क्या करते हैं, नए संकर कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है, जिनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। जैसा हमने उदाहरण में भी देखा, जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण में देखा ना, यहाँ पे क्या था, कक्षक आयनिक रूप में कक्षक क्या हो जा रहे थे, रिक्त हो जा रहे थे। अब ये सभी कक्षक जो है एस कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक आपस में जुड़ेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, नए संकर कक्षक का यहाँ पे निर्माण करेंगे, है ना। यहाँ पे किसका निर्माण करेंगे, नए संकर कक्षक का, जिनकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। जैसे कि क्रोमियम जो है 6NH3 अणु से जुड़ा है ना। तो यहाँ पे जो क्रोमियम NH3 6 आयन की जो संरचना होगी, ज्यामिति होती है, वो कैसी हो जाएगी, अष्टफल की हो जाएगी। यहाँ पे ज्यामिति किस प्रकार से बनेगी या फिर यहाँ पे कितने रिक्त कक्षक बचेंगे, ये किस पर निर्भर करता है, ये जुड़ने मतलब उपसंयोजी या फिर समन्वय संख्या पर, उपसंयोजित संख्या पर निर्भर करता है कि उसमें कितने कक्षक जो है बचेंगे। ठीक, यहाँ पे ये वाला नहीं है बीच का। ठीक, उपसंयोजित संख्या पर निर्भर करता है ज्यामिति का बनना या फिर SPD कक्षक में कक्षकों का रिक्त होना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपका क्रोमियम है और ऊपर और नीचे क्या है, NH3, उसके बाद यहाँ पे एक NH3, यहाँ पे एक NH3 और NH3, ये क्या है, इसकी संरचना अष्टफल की है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी एक निश्चित संकुल की एक निश्चित क्या हो गई है, ज्यामिति हो गई है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन में उसकी उपसंयोजी संख्या के तुल्य रिक्त SPD कक्षक परस्पर संकरित होकर समान संख्या में समतुल्य ऊर्जा वाले संकर कक्षक क्या करते हैं, बनाते हैं जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है। आगे है, प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक अल्फा कक्षक रहता है जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक कक्षक जो होता है जिसमें क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। उसके चौथा है, धातु परमाणु या आयन की रिक्त संकरित कक्षक लिगैंड की एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त सिग्मा कक्षक से अतिव्यापन कर लिगैंड धातु सिग्मा बंध बनाते हैं जिसे Ml द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह बंध सामान्यतः उपसंयोजक बंध के रूप में जाना जाता है। जो आपका धातु परमाणु है, मतलब जो केंद्रीय धातु आयन है, उसमें जो खाली डी कक्षक होते हैं वो लिगेंड के सिग्मा बंध से क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, है ना। मतलब लिगेंड के सिग्मा बंध से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बंध बनाते हैं। और ये जो बंध बनता है वो कौन से प्रकार का होता है, उपसंयोजी प्रकार का होता है, इसलिए इस बंध को उपसंयोजी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो लिगेंड होता है एक इलेक्ट्रॉन युग्म को किसको देता है, क्रोमियम, मतलब केंद्रीय धातु आयन को, क्योंकि केंद्रीय धातु आयन के पास इनके इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए क्या होता है, खाली डी कक्षक होता है ना। तो यहाँ पे लिगेंड केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच उपसंयोजी इस प्रकार का चिन्ह द्वारा से दर्शाते हैं। ये है उपसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं।
पांचवा है, जब संकरण में केंद्रीय धातु आयन का डी कक्षक प्रयुक्त होता है तब ये डी कक्षक आंतरिक डी कक्षक हो सकते हैं या फिर बाह्य डी कक्षक हो सकते हैं, जहां इन बाह्यतम कक्ष है। इन क्या है आपका बाह्यतम कक्ष को दर्शा रहा है। इस प्रकार बने संकुलों को क्रमशः आंतरिक कक्षक, देखो डी कक्षक जो केंद्रीय धातु आयन के पास जो खाली डी कक्षक है वो बाह्य डी कक्षक हो सकता है या फिर आंतरिक डी कक्षक हो सकता है ना। तो इस आधार पर जो संकुल बनता है उसको आंतरिक कक्षक या न्यून चक्रण संकुल अथवा बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। ठीक, आगे है आपका छठवां है, संकुल की चुंबकीय प्रकृति के आधार पर उसमें पाए जाने वाले संकरण तथा ज्यामिति के विषय में सूचना प्राप्त होती है। यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तब यह संकुल अनुचुंबकीय होता है, किंतु यदि संकुल में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तब यह प्रकृति में क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। जब संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय होगा, अगर संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। उसके बाद है सातवां, संकुल निर्माण में धातु आयन का संकरण कुछ मात्रा में लिगैंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। संकुल निर्माण में जो धातु आयन है, जो केंद्रीय धातु आयन है, उसका संकरण भी कुछ मात्रा में लिगैंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रबल लिगैंड के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन पूर्ण की अधिकतम बहुलता के विपरीत भी युग्मित हो जाते हैं। मतलब जो केंद्रीय धातु आयन का संकरण है ना, जो केंद्रीय धातु आयन में अभी हमने देखा संकरण किस प्रकार से हुआ था, क्रोमियम NH3 आयन में, है ना। तो जो केंद्रीय धातु आयन है उसका जो संकरण है वो कुछ मात्रा में लिगैंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है ना। अगर लिगैंड क्या है, स्ट्रांग है, अगर लिगैंड कैसा है, स्ट्रांग है, तो केंद्रीय धातु आयन जो है अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगर लिगैंड जो है वीक है तो केंद्रीय धातु आयन कम से कम इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण कर पाएगा, है ना। तो ये था आपका संयोजकता बंध सिद्धांत। अब इसके बाद आगे है संयोजकता बंध सिद्धांत की तथ्य पर आधारित अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतलीय संकुलों का वर्णन अग्रानुसार है। संयोजकता बंध सिद्धांत को निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है। तो यहाँ पे है संयोजकता बंध सिद्धांत को निम्नलिखित उदाहरण से हम लोग समझा सकते हैं, है ना। उपसंयोजी संख्या 6 वाले संकुल, ऐसे संकुल जिनमें उपसंयोजी संख्या कितनी हो, 6 हो। पहला है हेक्साएमीन क्रोमियम आयन, हेक्साएमीन क्रोमियम आयन वाले संकुल। इस संकुल में केंद्रीय धातु आयन आपका क्रोमियम है, लिगैंड कौन सा है, NH3 है। अगर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या को देखें तो वो कितनी है, +3 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3 है। ठीक, यहाँ पे जो आपका लिगैंड है वो साइनाइड ना होकर क्या है, NH3 है। यहाँ पे गलती से साइनाइड दे दिया गया है। तो NH3 का देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये वाला तो ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन की जगह में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। नाइट्रोजन CN की जगह में क्या आ जाएगा आपका, HN। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में तो कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 5। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा। ठीक, 3 हाइड्रोजन के लिए इस तरीके से, तो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में आपका ये बचा हुआ है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है, वो क्या करेगा, वो केंद्रीय धातु आयन को अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, प्रदान करेगा। तो यहाँ पे तो साइनाइड ना होकर क्या रहेगा, NH3 होगा, है ना यहाँ पे। उसके बाद देखो क्रोमियम क्या है, केंद्रीय धातु आयन है आपका, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, इस तरीके से हो जाएगा। क्रोमियम परमाणु के परमाणु कक्षक में इस तरीके से 3D में कितना है, 5 है, और 4s में कितना है, 1 है। उसके बाद यहाँ पे 3+ आयन लिखा हुआ है ना, 3+ आयन लिखा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमें निकालने पड़ेंगे। तो 1 2 3 निकाल देंगे तो यहाँ पे 3D 3 हो जाएगा। अब आगे देखो, अब 2 3D व S व 3 P कक्षक आपस में संकृत होकर 6 नए D2sp3 संकृत कक्षक क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, जिनकी ऊर्जा समान होगी तथा आकृति कैसी होगी, अष्टफल की होगी। क्रोमियम के 6 D2sp3 संकर
D2sp3 शंकर कक्षक है आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो D2sp3 शंकर आ जाएगा यहाँ पे। अब इन संकरित कक्षक के साथ लिगेंड कक्षक क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। यहाँ पे इन संकरित कक्षक के साथ लिगेंड कक्षक अतिव्यापन करेंगे और 6 उपसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे तीन में एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे कक्षक क्या थे, खाली थे। तो यहाँ पे लिगेंड के कक्षक क्या किए हैं, अतिव्यापन किए हैं और यहाँ पे D2sp3 शंकर कक्षक बना है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 लिगेंड यहाँ पे भाग लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये हो गया आपका क्रोमियम NH3 की अष्टफल की संरचना। अब इसी तरीके से अन्य संकुल की संरचना भी क्या होती जाएगी, बनती जाएगी। जितने कक्षक अतिव्यापन में संकरण में भाग ले रहे हैं उसी के हिसाब से आपका जो संकुल की ज्यामिति है वो निर्भर करेगी। ठीक, उसके बाद है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम H. बेथे ने सन 1929 तथा J.H. वान ब्लेक ने सन 1932 में आयनिक क्रिस्टल के अध्ययन के लिए किया। इसी कारण इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। ऑर्गेल ने सन 1952 में इस सिद्धांत का उपयोग संकुल में धातु लिगेंड बंध की प्रकृति स्पष्ट करने के लिए किया। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य का वर्णन निम्नानुसार है। पहला है, संकुल में केंद्रीय धातु आयन गोलाकार सममित होता है तथा इसके डी कक्षक हार्षित या समभ्रंशी अर्थात समान ऊर्जा वाले होते हैं। संकुल में जो केंद्रीय धातु आयन होती है उसकी गोलाकार सममिति होती है और जो केंद्रीय धातु आयन है उसमें जो डी कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। केंद्रीय धातु आयन अपनी सममित व्यवस्था में लिगेंड से क्या रहता है, घिरा रहता है। बीच में केंद्रीय धातु आयन होता है और वो चारों तरफ से लिगेंड से क्या रहता है, घिरा रहता है। दूसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड को बिंदु आवेश अथवा बिंदु ध्रुवित माना जाता है। इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जो लिगेंड होता है वो बिंदु आवेश के रूप में माना जाता है। आगे है, इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड बिंदु आवेशों के रूप में केंद्रीय धातु आयन के समीप आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो लिगेंड होंगे वो बिंदु आवेश के रूप में किसके समीप आएंगे, केंद्रीय धातु आयन के समीप आएंगे। तब धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। धातु आयन के जो डी कक्षक इन लिगेंडों के सीधे पथ में आते हैं उन पर उच्च प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है, जिससे डी कक्षकों का एक से अधिक समूहों में विपाटन हो जाता है। इस प्रक्रिया में धातु आयन के नाभिक तथा लिगेंड के ऋणावेशित भाग के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। अतः केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य बंध स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण बनता है। इस प्रकार धातु आयन तथा चारों ओर उपस्थित लिगेंडों के मध्य शुद्ध आयनिक बंध होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि देखो, जो आपका केंद्रीय धातु आयन है ना, जो आपका केंद्रीय धातु आयन है जैसे कि M है और साइड साइड में क्या जुड़े हैं, आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो आपका केंद्रीय धातु आयन है जिसमें क्या है, डी कक्षक है ना, क्या है, डी कक्षक है। तो जो कक्षक लिगेंड के सीधे संपर्क में आते हैं, जो लिगेंड के सीधे संपर्क में आते हैं उनमें विपाटन क्या होता है, अधिक होता है। मतलब क्या होता है, जो केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक और लिगेंड पास पास आते हैं तो उनके लिगेंड तथा डी कक्षक के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और जो डी कक्षक लिगेंड के सीधे संपर्क में आते हैं उनमें प्रतिकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो डी कक्षक लिगेंड के सीधे संपर्क में आएंगे उनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इन प्रतिकर्षण के कारण इनके डी कक्षक में जो धातु आयन है उनके डी कक्षक में क्या हो जाता है, विपाटन होता है। कुछ कक्षक नीचे आ जाते हैं तो कुछ कक्षक कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ठीक, क्या होता है, जो केंद्रीय धातु आयन का डी कक्षक है और जो लिगेंड है उनमें प्रतिकर्षण क्या होता है, उनमें प्रतिकर्षण बल काम करता है।
जैसे ही डी कक्षक और लिगेंड आपस में आते हैं, आपस में एक दूसरे के समीप आते हैं, तो जो पथ या फिर जो कक्षक लिगेंड के सीधे संपर्क में होता है उनमें विपाटन या फिर उनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है, और जो उसके सीधे पथ में नहीं होगा उनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से लिगेंड और जो लिगेंड के पास आने से जो डी कक्षक होता है उनमें विपाटन हो जाता है और कक्षक क्या हो जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, आगे है, इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन के कक्षक तथा लिगेंड कक्षक के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती। इस सिद्धांत के अनुसार क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु आयन की जो कक्षक है और जो लिगेंड के कक्षक है उनके मध्य कोई अंतःक्रिया क्या होती है, होती नहीं है। अब आगे है 5वां, इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन के कक्षक में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो धातु आयन का जो कक्षक है, वीबीटी में क्या हो रहा था, जो धातु आयन के डी कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो प्रवेश कर रहे थे, लेकिन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु आयन के कक्षक में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करते हैं। इसमें धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होती है, अर्थात इनमें कक्षकों का अत्यापन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जब सेंट्रल एटम के समीप लिगेंड आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल काम करता है और सीधे संपर्क में आने पर जो कक्षक लिगेंड के सीधे संपर्क में आते हैं उन कक्षकों में विपाटन हो जाता है, उनमें प्रतिकर्षण हो जाता है। प्रतिकर्षण हो जाने के कारण जो डी कक्षक है उनमें वो क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले होते हैं, उनमें विपाटन हो जाता है। आगे है, धातु आयन के सभी डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि एक कक्षक में एक डी ब्लॉक है तो उसके एक कक्षक में ऊर्जा बढ़ रही है तो उसके दूसरे कक्षक में भी बढ़ेगी, तीसरे चौथे पांचवें में भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। धातु आयन की सभी डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती है। लिगेंड के मार्ग में आने वाले कक्षकों की ऊर्जा में अन्य कक्षकों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक वृद्धि होती है। देखो क्या होता है, जो केंद्रीय धातु आयन है आपका जो बीच में रखे हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, डी कक्षक होता है ना, और यहाँ पे लिगेंड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो जो कक्षक लिगेंड के समीप आएगा, ये तो समझने के लिए है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वो तब वो समझ में आएगा। जब तो जो कक्षक लिगेंड के संपर्क में सीधे संपर्क में आ रहा है उनमें प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो उनकी ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, तो इसी को यहाँ बताया गया है, जो कक्षक लिगेंड के सीधे संपर्क में आएंगे उनमें प्रतिकर्षण अधिक और उनकी ऊर्जा अधिक होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अष्टफलकी संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार से होता है, चतुष्फलकी संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार से होता है। तो अष्टफलकी संकुल में जैसे कि किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन की सभी 5 डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है, इसलिए इन्हें हाशित या समभ्रंशी कहते हैं, है ना। डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती है, लेकिन पहले डी कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है पहले से ही, इसलिए उन्हें हाशित या समभ्रंशी कहते हैं। सभी 6 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर एक्स वाई जेड अक्ष पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। उसके जो लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर एक्स वाई जेड अक्ष पर स्थित होंगे। जब ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर जाते हैं तो लिगेंड के ऋण सिरे तथा धातु आयन के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। जब लिगेंड जो होते हैं केंद्रीय धातु आयन की ओर जाते हैं तो लिगेंड के ऋण सिरे पर और धातु आयन के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण पांचों डी कक्षक की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ईजी कक्षक मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की पालियाँ लिगेंड के मार्ग में आएगी, जबकि T2G मतलब डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड की पालियाँ लिगेंड के मार्ग से हट कर आएगी। इसका मतलब ये है कि जो आपका डी कक्षक है, है ना, इसमें कितने इसमें कितने कक्षक, 5, 1 2 3 4 5, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, और ये हो जाएगा इसका नाम डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर। ठीक,
तो ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब लिगेंड जो होते हैं केंद्रीय धातु आयन के समीप आते हैं, तो जो डी कक्षक है उनमें क्या हो जाता है, डी कक्षक में विपाटन हो जाता है। जो सीधे संपर्क में आते हैं, जैसे कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये लिगेंड के सीधे संपर्क में आते हैं, ये कक्षक लिगेंड के सीधे संपर्क में आते हैं, तो इनमें विपाटन ज़्यादा होगा, इनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन दोनों की ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये सीधे संपर्क में नहीं आ पाते हैं, लिगेंड के सीधे संपर्क में नहीं आ पाते हैं, तो इस कारण इनमें प्रतिकर्षण कम होता है और इनकी ऊर्जा डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इसका नाम क्या है, और ईजी कहेंगे इसे, इन दोनों को ईजी कहेंगे और इन तीनों को हम लोग T2G कहेंगे। ठीक, तो ईजी की जो ऊर्जा होती है T2G से क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पे देखिए, मार्ग में आने वाले कक्षक में जो सीधे संपर्क में आएंगे उनमें प्रतिकर्षण अधिक होगा। प्रतिकर्षण जितना अधिक होगा ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। अतः ईजी कक्षक की ऊर्जा में अधिक वृद्धि होती है, जबकि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड कक्षक मतलब T2G जो अक्षों के मध्य निर्दिष्ट होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, उनकी ऊर्जा कम होती है। इस कारण मतलब पहले तो ऊर्जा दोनों में समान थी, ईजी में भी और T2G दोनों में ऊर्जा समान थी, लेकिन प्रतिकर्षण के कारण ईजी में ऊर्जा बढ़ जाती है और T2G में ऊर्जा ऐसी का वैसी हो जाती है, मतलब कम हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार समान ऊर्जा कक्षकों का लिगेंड की निश्चित ज्यामिति में उपस्थिति से दो समुच्चय में विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। समान ऊर्जा वाले कक्षकों का लिगेंड की निश्चित ज्यामिति में उपस्थिति से दो समुच्चय में विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाएगा। पहले क्या था, जो डी ब्लॉक था उनमें 5 कक्षक थे, पांचों कक्षक की ऊर्जा क्या थी, समान थी। लिगेंड के समीप आने से प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण के कारण जो कक्षक थे उनमें विपाटन हो गया और उनकी ऊर्जा में क्या हो गई, ऊर्जा में क्या हो गया, विपाटन हो गया। तो आगे ये तो हो गया क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। समुच्चय के मध्य ऊर्जा अंतर को, समुच्चय मतलब यहाँ पे देखिए जो आपका डी कक्षक था वो अलग अलग ऊर्जा स्तर में बढ़ गया है ना, Eg और T2G, तो ये हो गया आपके समुच्चय। तो इन दो समुच्चय के बीच जो मतलब इन दो समुच्चय में जो ऊर्जा अंतर है उसको डेल O से, उसको किससे, डेल O से या फिर 10dQ से दर्शाएंगे। इन दोनों समुच्चय के बीच जितना ऊर्जा अंतर है, जो ऊर्जा अंतर है उसको 10dQ से या फिर डेल O से क्या करेंगे, हम लोग दर्शाएंगे। ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ पे देखो जो Eg जो समुच्चय है उसकी ऊर्जा 0.4 से क्या है, अधिक है, लेकिन जो T2G है उसकी ऊर्जा 0.4 से क्या है, कम है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच, इन दोनों समुच्चय में जो ऊर्जा अंतर है उसको 10dQ से या फिर डेल O से दर्शाएंगे। और जो Eg कक्षक होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। T2G कक्षक होती है उनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब देखिए चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो चतुष्फलकीय संकुल में क्या होता है, नियमित चतुष्फलन का संबंध एक घन से, एक किससे होता है, एक क्यूब से। यहाँ पे आपको एक क्यूब दिख रहा होगा। केंद्रीय धातु आयन की स्थिति घन के केंद्र में तथा घन के 8 किनारे में से 4 एकांतर किनारों लिगेंड द्वारा घिरे होते हैं। तीनों अक्ष एक्स, वाई और जेड घन की सतह के मध्य पाए जाते हैं। जैसे कि अगर चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन को देखें, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को, तो वो किस प्रकार से होता है। यह है आपका एक क्यूब, इस क्यूब के बीच में आपका होता है सेंट्रल एटम। ये एक क्यूब है जिसके बीचों बीच आपका सेंट्रल एटम होता है और इस सेंट्रल एटम के जो कोने हैं उसके मतलब 8 यहाँ पे कोने होंगे, है ना। 8 कोनों में एक एकांतर क्रम में जो कोने आते जाएंगे, ठीक एक के अंतर में जो कोने आते जाएंगे उसमें 4 लिगेंड क्या होंगे, जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये चतुष्फलकीय है, मतलब 4 लिगेंड इसमें जुड़ा रहेगा, है ना।
इसके जो कोने होंगे 8 कोने में से 4 कोने पर क्या जुड़ा रहेगा, चतुष्फलकी रहेगा जो एकांतर क्रम में लगा रहेगा। ठीक, जैसे कि इसको देखें तो अगर लिगेंड यहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ पे लिगेंड है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा लिगेंड, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये है एकांतर क्रम में लिगेंड का जुड़ा हुआ होना। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखा सेंट्रल एटम बीच में होगा, लिगेंड उसके कोने के एकांतर क्रम में जुड़े रहेंगे। अब इसमें यहाँ पे जो घन है, घन की सतह के मध्य में एक्स वाई जेड अक्ष पाया जाता है। घन की सतह के मध्य में क्या पाया जाता है, एक्स वाई जेड। एक्स है, वाई है, जेड है, ये क्या है, अक्ष है। ये अलग अलग क्या है, अक्ष। घन की सतह के मध्य में एक्स वाई जेड अक्ष पाया जाता है और इन अक्षों के सहारे आपका ईजी कक्षक जुड़ा रहेगा। ईजी डी कक्षक जो है 2 स्तर में विभाजित होता है, ईजी और T2G हमने पढ़ा था इससे पहले। तो जो ईजी कक्षक होंगे, ईजी जो कक्षक होंगे एक्स वाई जेड के सहारे होंगे, मतलब वो भी घन की सतह के मध्य में रहेंगे, मतलब एक्स वाई जेड पर ईजी कक्षक आपके रहेंगे। उसके पश्चात अब इन सतह के बीचों बीच में एक्स वाई जो जेड अक्ष है, मतलब जो ईजी कक्षक है, उनके बीचों बीच में आपका T2G जो कक्षक है वो रहेंगे। ठीक, इनके बीचों बीच में, मतलब ये तो जेड का नीचे वाला भाग है, एक्स का इधर वाला भाग है और ये वाई का इधर वाला भाग है ना। तो जो आपके एक्स वाई जेड जो अक्ष है, उनके बीचों बीच में T2G कक्षक क्या रहेंगे, स्थित रहेंगे। इसमें क्या होता है, इस क्यूब में जो इस स्थिति में जो T2G कक्षक होती है, जो T2G कक्षक होती है वो लिगेंड के सीधे संपर्क में आ जाती है। वो लिगेंड के सीधे संपर्क में आती है, इस कारण जो सीधे संपर्क में आएगा उनमें प्रतिकर्षण अधिक होगा और उनकी ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। क्या होता है, इस क्यूब संरचना में, इस चतुष्फलकीय संकुल में जो T2G होता है वो लिगेंड के सीधे संपर्क में आती है और उनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिसके कारण T2G कक्षक में ऊर्जा अधिक होती है। और ईजी जो होता है लिगेंड के सीधे संपर्क में नहीं आता है, इस कारण ईजी कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, आपकी कम होती है। चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो होता है, अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो ईजी कक्षक होती है उनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। T2G जो कक्षक होती है उनकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं ईजी कक्षक है और यहाँ पे मान लेते हैं आपका T2G कक्षक है, जो आपका डी कक्षक के विपाटन से क्या हुआ है, बना हुआ है ना। dx² y² था और dz² है। ये कौन सा है, ईजी कक्षक। T2G कक्षक में कौन कौन आते हैं, इसमें dxy dyz dzx आते हैं। तो इन यहाँ पे जो चतुष्फलकीय संकुल में देखें, ये दिख नहीं रहा था शायद, ये है, ये 5 कक्षक है, डी के 5 कक्षक जो विपाटित होकर के dxy मतलब ईजी और T2G बनाए हैं। तो ईजी में 2 कक्षक होते हैं, dxy y² dz² और T2G में 3 कक्षक होते हैं, dxy dyz dzx। तो यहाँ पे चतुष्फलकीय संकुल में जो विपाटन को देखें तो T2G कक्षक में जो ऊर्जा होगी वो अधिक होगी, किसकी अपेक्षा, ईजी की अपेक्षा। ठीक, और इन दोनों के बीच जो ऊर्जा अंतर था, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इन दोनों के बीच, इन दो समुच्चय के बीच जो ऊर्जा अंतर है वो डेल क्यू से या फिर 10dq से निर्धारित करेंगे। ठीक, यहाँ पे जो T2G होती है उसकी ऊर्जा, मतलब जो T2G होती है उसकी ऊर्जा में 0.4 डेल की क्या होती है, वृद्धि होती है। जो T2G कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा में 0.4 मतलब डेल की क्या होती है, वृद्धि होती है। और जो आपका ईजी जो होता है, ईजी कक्षक होता है, उनमें जो औसत ऊर्जा होगी उससे -0.6 डेल की क्या होती है, कमी होती है। जो T2G कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से
प्लस 0.4 डेल की वृद्धि होती है, जबकि ईजी कक्षक होती है उनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से माइनस 0.6 डेल की कमी होती है। ठीक, तो ये है आपका संकुल में चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक,